बच्चों, तो होपफुली तुम्हें स्पेक्ट्रम सबको समझ में आ गया होगा और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया होगा। जैसे हाइड्रोजन का होता है ना बेटा स्पेक्ट्रम, ऐसे ही हर एलिमेंट का, जो हमने 110 एलिमेंट तुमने पीरियोडिक टेबल में देख रखे हैं, तो हर एलिमेंट का क्या होता है बेटा, अपना एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसको कि हम उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं हमारे हाथों के, सबके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कभी भी एक किसी भी ह्यूमन बीइंग का किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ फिंगरप्रिंट्स कभी भी मैच नहीं करते हैं। ऐसे ही हर एलिमेंट का अपना ही कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो इसको हम नोट डालकर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नीचे में अलग से तुम्हें लाइन लिख कर दे दूंगी, उसको पहले उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो बुक के में पेजेस हाईलाइटेड पोर्शंस होंगे उनको नोट करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो देखो जो एटम का जो मॉडल है, सबसे पहले देखो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि थॉमसन ने दिया था, वो हम बिल्कुल नहीं मान के चलते हैं। फिर रदरफोर्ड ने दिया था, उसने न्यूक्लियस टर्म भी दी थी कि जो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें ही सारा मास है एटम का, मतलब जितना भी बाहर है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। जो भी भारी पार्टिकल है, और भारी पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जब तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, बट जब न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए तो हम न्यूट्रॉन्स को भी कहाँ मानकर चलते हैं, क्योंकि वो भी हैवी बॉडी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो हम ये मानकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। भाई उसने कहा सारा मास क्योंकि सेंटर में है, तो न्यूट्रॉन्स को भी हमने सेंटर में ही माना। ठीक है, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, जैसे सूरज के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते रहते हैं, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, पर उससे हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ना, वो है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मतलब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल हमने नहीं करा है, क्योंकि अब जो थोड़ा रिवाइज्ड सिलेबस आया तो उसमें जो पुरानी चीजें हैं जो मान के नहीं चलते उनको भी हटा रखा है कि उन बच्चे को कराने की जरूरत नहीं है, और वो 9th में भी तुम पढ़ लेते हो, रदरफोर्ड का मॉडल 9th में भी आता है। हमने मेन बात बता देते भाई ये था कि रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते थे। ठीक है, पर उसने एटम फिर स्टेबल कैसे है, स्टेबल समझते हो, मतलब देखो अंदर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चीजें हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर जो नेगेटिव चीज घूम रही है तो वो तो इससे अट्रैक्ट होगी, तो धीरे धीरे अट्रैक्ट होकर क्या होगा कि ये इसके पास आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और एक दिन आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सारा न्यूक्लियस में ही गिर जाए। मतलब होना ये चाहिए उसने जैसा मॉडल दिया उसके हिसाब से, कभी भी एक पॉजिटिव चीज के चारों तरफ नेगेटिव जैसे ज्यादा देर तक नहीं ऐसे कि ऐसे हमारी घूमेगी, वो तो उसमें आके गिर जाएगी, उससे अट्रैक्ट होकर उसके अंदर आ जाएगी। जब तक हम कोई मतलब एक वेल डिफाइंड कोई मतलब एक तरीके से क्लियरली ना बताएं कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे घूम रहे हैं, उसने कहा बस ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो एक तो ग्रहों के साथ उसने जो कंपेयर किया एटम के मॉडल को, वो बिल्कुल एक तरीके से गलत था, क्योंकि जो ग्रह होते हैं, जो सूरज है, दे आर वेरी वेरी हैवी बॉडीज, वो बहुत भारी चीजें हैं, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट चीजें हैं, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर जो ग्रह और सूरज है वो चार्ज्ड नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कैसे हैं, वो आवेशित कण हैं, तो ये चार्ज्ड स्पीशीज हैं। जो प्लैनेट्स एंड जो हमारा सन है, दे आर नॉट चार्ज्ड एंड ऑल्सो दे आर वेरी हैवी। तो हम एक लाइट वेट चीज को और चार्ज्ड चीज को हम एक हैवी बॉडी और अनचार्ज्ड चीज के साथ कंपैरिजन की कोई तुक नहीं बन रही थी, समझ रहे हो। एक वेल डिफाइंड उसने हमें नहीं बताया था कि किस तरीके से घूम रहे हैं, उसने कहा बस घूम रहे हैं, ग्रहों की तरह घूम रहे हैं, तो वो कंपैरिजन उसका बिल्कुल गलत था। उससे मतलब एटम की स्टेबिलिटी को, एटम स्टेबल है, संतुष्ट है, और मतलब स्टेबल समझते हो जैसे कि बिल्कुल अब उस पोजीशन में वो एक तरीके से संतुष्ट है, वो चीज मतलब वो रह सकती है, वो एग्जिस्ट कर सकती है। पर अगर हम वैसे उसने मतलब जो मॉडल हमें दिया उस मॉडल के हिसाब से एटम को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, भाई धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस में ही गिर जाना चाहिए। उसने जैसे बताया घूम रहे हैं ग्रहों की तरह, ऐसे कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल हम रखकर भी देखें तो ऐसे नहीं घूमता है, धीरे धीरे अट्रैक्ट होकर उसके पास ही आ जाता है। ठीक है, तो उसने एटम की स्टेबिलिटी को, एटम के होने को, एटम की संतुष्टता को उसने बिल्कुल भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये उसकी कमी थी। ठीक है, तो हम कर उसको डिटेल में रहे, लिखने में हमें इतना नहीं करना है, सिंपल हम जब ड्रॉबैक्स लिखते हैं, कमियां लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे
कि इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि वो एक परमाणु की स्टेबिलिटी को, परमाणु की एक तरीके से स्थायित्वता समझते हो, मतलब उसके रहने को, उसके एग्जिस्ट करने को, उसके होने को, एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये उसका एक ड्रॉबैक था कि एटम कैसे इस तरीके से स्टेबल है, कैसे दो चार्ज्ड चीजें पास पास रहते हुए भी वो उसमें आके नहीं गिर पा रहा है। तो ये चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और एक स्पेक्ट्रम्स भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। जैसे हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा और देखा कि ऐसे हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अपना अपना होता है। तो क्यों हर एलिमेंट अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम देते हैं? तो स्पेक्ट्रम्स को भी रदरफोर्ड मॉडल से हमें कोई एक्सप्लेनेशन स्पेक्ट्रम्स की नहीं मिलती है। तो ये दो कमियां थी मेन रदरफोर्ड की। इट एक तरीके से इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरा क्या था कि लाइन स्पेक्ट्रम्स आर ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो ये दो इसकी कमियां हैं। तो मेन हमें ऐसे हेडिंग ही करनी है। थोड़ा सा मैं हल्का सा लिख दूंगी, उसको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग तुम उसको लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट अपना मॉडल करने जा रहे हैं, दैट इज बोर मॉडल ऑफ एटम, कि बोर ने फिर एटम को कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे उसने एटम के स्ट्रक्चर को फिर भी काफी वेल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उससे हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाए। स्पेक्ट्रम को भी हम बोर के मॉडल से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, और उसने एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड की दोनों कमियों को बोर ने दूर किया था, पर फिर उसकी खुद की अपनी और कमियां पैदा हो गई थी, क्योंकि फिर और चीजें डिस्कवर हुई तो फिर और कमियां निकलती चली गई। ठीक है, तो अब हम बोर का काम देखेंगे। तो नाउ वी आर डूइंग द बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोर कह लो, बोहर कह लो, क्योंकि BOR होता है, हिंदी में हम बोर कहते हैं। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है बेटा, तो देखो बोहर ने हमें एटम को कैसे समझा। उसने भी न्यूक्लियस टर्म की, उसने क्या कहा, देखो अब उसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि हर एटम में, हर परमाणु में क्या होता है, सेंटर में एक नाभिक होता है। हर एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इन ईच एंड एवरी एटम देयर इज अ हेवी बॉडी इनसाइड द एटम इन द सेंटर एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वो सेम बात रदरफोर्ड वाली बात बोली वहां तक उसने। ठीक है, कि ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज जो बीच की स्पीशीज है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। फिर उसने एक बात अब अलग तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशंस को बताया। उसने कहा कि जो एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होता है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड समझते हो, मतलब कि एक निश्चित, उसने कहा कि निश्चित कुछ पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, कोई उनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं, उनको हम एक तरीके से हम उनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ लो, जैसे हिंदी में हम कक्षाएं कहते थे। उसने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ क्या होती हैं, एनर्जी की कक्षाएं होती हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की आपस के अट्रैक्शन के कारण वो ये कह रहा है कि कुछ ना कक्षाएं बन जाती हैं, वो बड़ा निश्चित एक रास्ता होता है। तो उसने कहा बहुत सारी कक्षाएं बनती हैं, बहुत सारी कक्षाएं बनती चली जाती हैं। अब जिन कक्षाओं की हम एनर्जी निकाल सकते हैं, और उसने एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी दिया हमें, अभी बताती हूँ मैं। ठीक है, उसने क्या कहा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ निश्चित रास्ते होते हैं। उन रास्तों को उसने नाम दिया एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, और उन निश्चित कक्षाओं को जिनकी की हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, उन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा और कहीं इधर उधर नहीं घूमेगा। जैसे रदरफोर्ड ने तो यूं ही हवा में कह दिया था बस इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वे कहाँ कैसे घूम रहे हैं भाई, कुछ तो बताया जाए। तो उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड एनर्जी पाथ एंड दोज फिक्स्ड एनर्जी पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, तो जैसे कि ये पहला उसने रास्ते को ऐसे बनाया, ऐसे बनाकर दिखाया, मतलब ऐसे हम उसको डिपिक्ट कर सकते हैं, एक फिगर से हम उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब उसको हम थोड़ा और इसलिए भी करेक्ट मान सकते हैं क्योंकि उसने उनकी एनर्जी को निकाला, और उन एनर्जीज को निकालकर जब हम आगे और फर्दर बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ एकदम मैच करती हैं, तो इसलिए हम उस चीज को नकार नहीं सकते। ठीक है, उसने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड एनर्जी पाथ्स होते हैं जिनकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं, और जिनकी एनर्जी निकाल सकते हैं उन्हीं में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और भी रास्ते हो सकते हैं
पर जिन रस्तों की हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज पर्टिकुलर क्लासेस, उन दोज पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। क्लियर बेटा? तो जो पहला पाथ था, जो पहली कक्षा थी, जो पहला ऑर्बिट था, उसने उसको क्या नाम दिया? ये तुमने 9th में भी पढ़ रखा है, दैट इज कॉल्ड के। उसको उसने क्या नाम दिया? के ऑर्बिट नाम दिया। ठीक है। फिर जो और हमारी दूसरी है उसको उसने क्या नाम दिया? एल। फिर जो तीसरा ऑर्बिट है उसको उसने नाम दिया एम। फिर जो चौथा ऑर्बिट था उसने उसको नाम दिया एन। इस तरीके से हम कितना भी और दूर तक जितना मन करे के एल एम एन ओ पी, कितना भी तुम आगे अल्फाबेट्स को चलाकर उसको आगे देख सकते हो। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से, और उसने कहा कि जो ऑर्बिट, जो एनर्जी की कक्षा जितनी न्यूक्लियस के पास होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है? कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, विच हैव फिक्स्ड एनर्जी वैल्यूज and the energy value is lowest for the orbit which is nearest to the nucleus. ठीक है? यहाँ मेरे को वैल्यू ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस एक तरीके से कैसे? एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनके ऑर्बिट्स की एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है बेटा? आ रही है बात समझ में? और उसने उनको नंबर से भी डिनोट किया कि जो के है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ये को उसके नंबर दिया 1, ऐसे एल के लिए उसने नंबर दिया 2, एम के लिए नंबर उसने दिया 3, एन के लिए उसने नंबर दिया 4। ठीक है? समझे? नंबर एज 1 2 3 4 स्टार्टिंग क्लोजेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है? जैसे जैसे हम दूर करेंगे नंबर बढ़ता चला जाएगा और उनकी एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? आ रही बेटा बात समझ में? तो ये उसने इस तरीके से फिर उसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। उसने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में ही अगर घूमता रहेगा, जब तक वो उस पाथ में रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब आ गया, जैसे इस पाथ में आ गया, अब जब तक वो इसमें घूमता रहेगा ना वो अपने एनर्जी छोड़ेगा, ना इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी मतलब लेगा कहीं से, ना वो छोड़ेगा ना वो लेगा, जब तक वो उस पाथ के अंदर घूम रहा है, जब तक वो उसमें घूम रहा है। और उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी होगी जितनी उस पाथ की एनर्जी होती है, जितनी उस ऑर्बिट की एनर्जी। समझ रहे हो? देखो यहाँ थोड़ा सा कभी कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, एक बार और डिटेल में बताती हूँ। यहाँ तक आगे बात समझ में कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी पाथ्स होते हैं, उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, और उन ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और हर पाथ की हम एनर्जी निकाल सकते हैं। पहले एनर्जी निकालने का फॉर्मूला देखो। ठीक है? En इज इक्वल टू एन, यहाँ पर देखो क्या है, चलो मैं पहले इसको हम फॉर्मूले को कर लेते हैं पूरा। ठीक है? बुक में ना तुम्हें बहुत सारी ऐसे मिलेंगी वैल्यूज, तो मैंने नेट जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसको बोहर फॉर्मूला कहते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है? बहुत सिंपल है। अब अगर मान लो मुझे पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो एन की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। सेकेंड ऑर्बिट की अगर हमें निकालनी है तो हम यहाँ एन की वैल्यू 2 रख देंगे, तो E2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट की हमने एनर्जी निकाली। तो सिंपल हम इस वैल्यू से, ये वैल्यू कैसे आई है, इसके लिए भी ऐसे बहुत सारे, मतलब इसमें 2 है, पाई है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब बहुत सारी चीजें जिन सब की वैल्यू रख के हमने सब सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके फिर हमें ये नंबर मिल जाता है। तो हम नेट उस फॉर्मूले को ही तुम याद रखना जिसको कि तुम यूज कर सकते हो। ठीक है? ये कुछ कुछ चीजों की वैल्यू को रख कर आया है जो कि बोहर ने ही हमें फॉर्मूला दिया था फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है? फर्स्ट ऑर्बिट की मतलब n क्या है, n इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द एनर्जी। ठीक है? n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी, 2 है तो सेकंड की आ जाएगी, 3 है तो थर्ड की आ जाएगी, 4th है तो 4 की आ जाएगी। ठीक है? तो यहां से हम एनर्जी ऑर्बिट्स की निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर? ठीक है? अब हम बाकी चीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।